हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। थैंक यू। हम लोग प्लेन का इक्वेशन देख रहे थे, प्लेन का इक्वेशन, और आपको पिछले लेक्चर में आपको बता भी दिए थे कि प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखता है। फॉर्म नंबर 1 में देखो, ये वाला पॉइंट अगर पता है प्लेन में और नॉर्मल वेक्टर पता है तो कैसे बताए थे, एक बार बस याद दिला देते हैं। अगर प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर a है और इसके नॉर्मल वेक्टर n है, तो इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट अगर लेंगे r, इसका पोजीशन वेक्टर r मान लो, तो r माइनस a और n दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है सर। r डॉट n जो होता है ये a डॉट n के बराबर होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए। और इसी को अगर 3D फॉर्म में बदले थे, मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, अगर 3D में कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो r को हम लोग क्या माने थे, xi प्लस yj प्लस z ए कोई पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1i y1j z1 के, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ही होगा। और n जो है n, इससे ai प्लस vj प्लस c के माने थे। तो यहाँ जब पुट किए थे, पुट करने के बाद कुछ ऐसा दिखा था, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये जो फॉर्म नंबर 2 है, फॉर्म नंबर 2 ये कुछ नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बताना है। तो लिख लोगे कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। यहां एक बात और आप लिख लीजिएगा, वेयर a b c क्या है, आर dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ABC क्या है, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब अगर किसी प्लेन का इक्वेशन आपको पता है तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, ये नॉर्मल का dr होता है। अगर प्लेन का इक्वेशन पता है मतलब आपको नॉर्मल का dr पता है। प्लेन का कुछ dr हुआ नहीं होता, dr हमेशा लाइन का होता है। तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, नॉर्मल का मतलब यही हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, इसका dr एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं सीखे थे हम लोग कोऑर्डिनेट में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है, सिंपल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म अभी जो बताए हैं वहां देखो ध्यान से, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आया, r डॉट n बराबर a डॉट n। अच्छा, इक्वेशन आया किस तरह का, r डॉट n a डॉट n। ठीक, दोनों साइड में, अच्छा यहां n वेक्टर क्या था, n वेक्टर था नॉर्मल के एलॉन्ग वेक्टर। ठीक, अच्छा अगर मान लो दोनों साइड में हम लोग डिवाइड कर दें n वेक्टर के मॉड से, तो ये हो जाएगा r डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n, a डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n। दोनों साइड में मॉड n से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया r डॉट n कैप, अरे यूनिट वेक्टर बन गया, इधर आ जाएगा a डॉट n कैप। ठीक, अब अगर इसको हम लोग 3D में बदल के लिखेंगे, 3D में बदल के लिखेंगे, ये जो लिखे हैं अभी वेक्टर फॉर्म में, ये होता है नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर में नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन यही होता है। नॉर्मल फॉर्म का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे हम लोग प्लेन के परपेंडिकुलर का dr अगर देख रहे थे, dr के जगह अगर हम लोग dc देखेंगे, dc क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो वो फिर नॉर्मल फॉर्म उसे बोल देते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह है, याद करो। स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे
नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं? एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन। तो ये कुछ उसी तरह का फील देता है नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे। ठीक है सर। तो इसको अगर आप 3D में बदलेंगे तो आर के जगह हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एन कैप यूनिट वेक्टर है, वो भी नॉर्मल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, चलो मान लेते हैं ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और ए तो फिक्स्ड कोई वेक्टर है, इसको भी कुछ मान लो, x1 i y1 j z1 के। ठीक है सर। तो ये आपको दिखेगा r डॉट एन कैप जब करेंगे तो आएगा lx my nz। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा a डॉट एन जब करेंगे तो कितना आएगा? a डॉट एन करेंगे तो आएगा lx1 my1 nz1। ठीक है सर। इसको चलो हम लोग मान लेते हैं P है, ये पूरा जो है कहानी इधर वाला, इसे मान लिए P है, इसे क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू P। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक सर। अच्छा एक चीज और आप समझे, ये जो इक्वेशन हम लोग माने हैं, अगर इसका आप x1 y1 z1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे इस प्लेन का, तो x1 y1 z1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस प्लेन का अगर निकालते हैं तो क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा? ये दिखेगा lx1 प्लस my1 प्लस nz1 माइनस p अपॉन नीचे वाला 1 हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ किसी प्लेन का ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, तो ओरिजिन से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ना सर, तो ये जो P होता है, P ये इस प्लेन का, देखो इस प्लेन का ये P जो होता है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर लंबाई होता है। करके देखो 0 0 0 से परपेंडिकुलर लंबाई इसका निकाल के देखो, P अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नीचे आ गया 1। तो P क्या है यहाँ पे? प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी को तो P लिखे हैं बाद में, चल के देखो ध्यान से देखो, a डॉट एन को ही बाद में P लिखे हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसा कभी सवाल पूछता है सॉरी ऐसा कभी पूछता है वेक्टर फॉर्म में, आपको अगर कहे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, तो क्या कहोगे? a डॉट एन कैप। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो सर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये कोई प्लेन है, x एक्सिस को a पे मिला, y को b पे, z को c पे, ऐसे ही मान लो कोई प्लेन है। यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन इससे अगर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका लंबाई p है, और ये परपेंडिकुलर का dc है lmn। तो प्लेन का इक्वेशन अगर आपसे पूछे कभी तो क्या बताएंगे? ये बताएंगे। क्लियर है? क्लियर यहां तक पूरी बात क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताएं। कभी कभी आपसे ये कहता है कि कोई प्लेन के इक्वेशन दे दे, कहे कि नॉर्मल फॉर्म में लिख, जैसे ऐसे दे दे x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। आपसे कहे कि इस प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके लिखो, क्या आएगा? नॉर्मल फॉर्म। तो आप करना क्या, x प्लस 2y प्लस 3z को एक साइड रखना, और 5 जो भी है -5 को उधर कर दो, और माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, क्योंकि उधर देखो हमेशा पॉजिटिव होता है। P हमेशा क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव बना लेते हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म में दिखाने के लिए ऐसा बना रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। आपसे बताए थे कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो प्लेन के नॉर्मल का dr होता है। तो नॉर्मल फॉर्म में dr नहीं होता बल्कि dc होता है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखो lmn क्या होता है? dc। तो सिंपल सा काम किया करो, dr को dc में बदलो, काम हो गया खत्म। तो इसको dr को dc में बदलने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो a स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, और ये 9 और 4 13 14 आ जाएगा। दोनों साइड में रूट 14 से डिवाइड करो, यही हो गया नॉर्मल फॉर्म साहब। ये
तो कोई भी प्लेन अगर लिखा है, इसको अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले p को पॉजिटिव बनाना, उसके बाद फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, नॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है। समझ गए? इंटरसेप्ट फॉर्म, अगला फॉर्म आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म में बताना है। जैसे आपको बस याद दिला देते हैं कोऑर्डिनेट वाला बात, और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट बनाए, वाई पे बी का बनाए, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते थे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये लिखते थे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सेम उसी तरह प्लेन में होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक प्लेन एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट बनाए, वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट बनाए, जेड एक्सिस पे सी का इंटरसेप्ट बनाए। मतलब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट स्मॉल ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट स्मॉल बी है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट स्मॉल सी है। ये ओरिजिन सही सर ना? तो ए का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ए 0 0, और एक्स एक्सिस पे ए चला है, वाई और जेड पे 0 ही रहता है। बी का कोऑर्डिनेट 0 भी 0, सी का कोऑर्डिनेट 0 0 सी। तो इन तीनों पॉइंट से जाने वाला जो प्लेन होगा वो ऐसा ही होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये होगा प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। जो भी x के नीचे, y के नीचे, z के नीचे आता है, यही x y z एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। सही, x y z एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। अच्छा सर ये कैसे बताया कि आप यही होगा प्लेन का इक्वेशन? ऐसे बताए, अगर ये आप लेंगे तभी ये पॉसिबल है ना। y और z को 0 रखने पे x का, y और z को 0 रखने पे x का वैल्यू a आना चाहिए। देखो y और z 0, x आ गया a। सही बात है। उसी तरह चेक कर लो, इस पॉइंट से भी जा रहा होगा, इस पॉइंट से भी जा रहा होगा, तो प्लेन का इक्वेशन सिंपल सा बात है, यही आएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सही है सर? एक बात और कभी कभी पूछता है, ये जो इसमें देखो दो फिगर बना है, एक तो फिगर है ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है? ट्रायंगल है। तो अगर आपसे कहे कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखो, तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये हो जाएगा एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड। कभी कभी आपसे सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन पूछता है, सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन। कौन टेट्राहेड्रन? टेट्राहेड्रन ओएबीसी। ओएबीसी एक टेट्राहेड्रन है, OABC ये एक टेट्राहेड्रन है। सर ये कैसे टेट्राहेड्रन हो गया? टेट्राहेड्रन अगर आपको बनाना है तो आपको 4 पॉइंट का जरूरत पड़ता है। 3 पॉइंट एक प्लेन में होना चाहिए, जैसे देखो ये 3 पॉइंट एक प्लेन में, चौथा पॉइंट हवा में। इस चौथे पॉइंट को आप इससे 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 ज्वाइन करोगे, टेट्राहेड्रन बन जाएगा। सही ना सर? तो टेट्राहेड्रन में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4। अब OAB को देखो, OAB ओ ओरिजिन है, वो ओरिजिन है कोना, A और B ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब 3 पॉइंट देखो एक प्लेन पे, चौथा पॉइंट जेड एक्सिस मतलब हवा में। अब चौथे को आप इससे 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 ज्वाइन कर रहे हो तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रन बनेगा। OABC एक टेट्राहेड्रन होता है। टेट्राहेड्रन का अगर सेंट्रॉयड देखेंगे तो चारों का सम बाई 4 होता है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। तो ये तो ओरिजिन ही है। तो देखो 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 मतलब a आ जाएगा, a बाई 4। इसी तरह b बाई 4, c बाई 4। सही है सर? सिंपल सिंपल बातें आपको बता रहे, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। अब एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। कन्वर्ट इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आपको ट्रिक बताई दी है। नॉर्मल फॉर्म में अगर बदलना है तो पहले 12 को उधर ले जाओ तो -12, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट 40 नहीं आएगा, डिवाइड कर देता दोनों साइड पे, हो गया खत्म। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको बदलना है तो यहां बनाना होता है 1। यही तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं भाई। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ 1 बनाना होता है, फिर जो भी यहाँ 1 बनाने के बाद आएगा नीचे डिवाइड करके लिख लो, x के नीचे, y के नीचे, z के नीचे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ 1 बनाने के लिए -12 से डिवाइड कर दो, तो x y -6 आ जाएगा,
y बाई 4 आ जाएगा, सही सर ना, z बाई -12 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, खत्म हो गया सवाल। समझ में आया? नॉर्मल फॉर्म में बदलना है √a² + b²। कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, एक गलती करते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, कि कहते हैं कि सर कि dr को dc में बदलने हो गया नॉर्मल फॉर्म। अरे क्यों हो गया? ऐसा कभी संभव है? जैसे गलती में क्या पकड़ा हूं एक दो बार बच्चों का, कि dr जो है dr -2 3 और -1 उसको dc लिख के बदल के लिख देते हैं, मतलब √a² + b² + c² से डिवाइड करके लिख देते हैं, लेकिन एक ही साइड डिवाइड करते हैं। क्यों एक ही साइड करेंगे भाई? ऐसा इक्वेशन ही बदल जाएगा। अगर आप एक ही साइड डिवाइड करेंगे, इसी इक्वेशन को बदल के लिखना है ना नॉर्मल फॉर्म में, तो आप अगर एक ही साइड डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन ही बदल जाएगा, तो हो जाएगा पूरा गड़बड़। ऐसे नहीं करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है। उसी तरह ये समझिएगा, नॉर्मल फॉर्म थोड़ा बताना होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म तो सब समझदार है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखते हैं प्लेन में। स्ट्रेट लाइन में तो आपको बता ही दिए थे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना। अब प्लेन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना सीखते हैं। सही सर, चलो ये एक प्लेन है, x1 y1 z1 कोई पॉइंट है। प्लेन क्या है? प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, ax + by + cz + t। सही सर। आप प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो भी लेंथ आएगा इसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। और कभी इमेज पूछे तो जितना आगे उतना पीछे जाके इमेज बन जाएगा, है ना सर? तो आपको बताए थे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप निकाल पा रहे हैं तो इसका डबल करके इसको घटा दिया करो, इमेज आ जाता है। प्लेन में, लाइन में, सब में यही होता है। सही सर। तो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे, इमेज आ ही जाता है। समझदार लोग समझ रहे हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लो ये L है, तो L का फॉर्मूला आपको पहले से बता चुके हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताए हैं? जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं सेम, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ मॉड में, नीचे √, में a² + b² + c²। ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। बहुत ही आसान, नहीं सर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ मॉड में, नीचे √, a² + b² + c²। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये भी बहुत ही आसान होता है, लिखना आप सीखिए ध्यान से। मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो देखो ऐसे लिखते हैं, अल्फा -x1, देखो लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, अल्फा -x1 अपॉन अल्फा -x1 अपॉन a, उसी तरह बीटा -y1 अपॉन b, गामा -z1 अपॉन c। कितना आसान, देखो फिर से, अल्फा -x1 अपॉन a, बीटा -y1 अपॉन b, गामा -z1 अपॉन c इक्वल टू क्या? इक्वल टू, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ माइनस साइन से, तो यहां दिखेगा ax1 by1 cz1 प्लस d, नीचे a² + b² + c²। यहां से जो भी आएगा अल्फा का वैल्यू, बीटा गामा का वैल्यू, वो आपको देगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को बराबर करो, अल्फा आ जाएगा। ये सब कांस्टेंट है। अभी आपको दिख रहा होगा, अरे बाप रे इतना खतरनाक, कैसे निकालेंगे? नहीं निकालना, यहीं तक लिख के छोड़ना है भाई, जब सवाल आएगा तब देख लिया जाएगा। ये सब कांस्टेंट आएगा, ये सब कांस्टेंट, मतलब इधर एक कांस्टेंट आएगा, फर्स्ट और थर्ड को बराबर करोगे अल्फा आ जाएगा। उसी तरह सेकंड और थर्ड से, इन दोनों से बराबर करने पे अल्फा, इन दोनों से बीटा, इन दोनों से, समझ गए होगे? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज अगर आपसे पूछे कभी,
किसी पॉइंट का प्लेन में इमेज, तो अल्फा आप निकाल चुके हैं साहब, तो अल्फा का डबल करके इसको घटाया करो, काम खत्म। मतलब 2 अल्फा माइनस x1, 2 बीटा माइनस y1, 2 गामा माइनस z1, ये होता है इमेज। या दुनिया वाले इसको इमेज निकालने के लिए यहां 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप दुनिया वाले में हैं तो 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। यहां -2 कर लो, या नीचे 2 कर लो, गलती नहीं बता रहे, नीचे 2 कर लो तो उधर जाएगा, गुणा होकर 2 ही आएगा। ये फार्मूला सेम का सेम वही है, इसीलिए मैं कहा हूं 3D में प्लेन, 2D मतलब कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन, लगभग सब कुछ सेम होता है, थोड़ा थोड़ा बदलता है। स्ट्रेट लाइन में भी आप लोग किसी लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इमेज या फुटा परपेंडिकुलर निकालना सिखाया, तो सेम यही फार्मूला है मेरे लाल, सेम का सेम, बस एक जेड वाला बड़ा है। चलो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन करके देख लो। अब सारे लोग एक क्वेश्चन करके देख लो, वही है, फाइंड द फुटा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द प्लेन। अभी आप लिखना अगर नहीं सीखे हैं तो क्वेश्चन से सीख जाएंगे। फार्मूला जो खतरनाक जिसको लग रहा होगा, इससे खतरनाक है नहीं, मान लो अगर कोई महारथी खतरनाक लग रहा है तो वो अभी सीख सकता है भाई क्वेश्चन से। सबको एक साइड लाके 0 बनाया करो, तो x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो। और फुटा परपेंडिकुलर निकालना, इसे अल्फा बीटा गामा मान। जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप सीखे हैं तो आंसर आप 1 मिनट के अंदर इसका बता सकते। देखो जितने लोग अगर नहीं सीख पाए हैं, एक बार फिर से, अल्फा माइनस 2/a, ए की जगह 1, बीटा माइनस 1 मतलब बीटा प्लस 1 अपॉन -3, गामा माइनस 5 अपॉन 4, माइनस साइन से ये पॉइंट कर दिया करो सेटिस्फाई, ये आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 20 माइनस 7, नीचे a² प्लस b² प्लस c², कितना आ जाएगा 1 9 16 26 आ जाएगा। कितना है इधर देख लो, 20 5 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 18, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 26, सही है सर, मतलब ये आ जाएगा -9/13। अब फर्स्ट और थर्ड को अगर आप बराबर करेंगे तो अल्फा -2 का वैल्यू आ गया -9/13, तो अल्फा आ जाएगा 2 - 9/13, सही। देख लो सर, उसी तरह बीटा अगर आप निकालेंगे, इसको निकाल आप देखिए अपने से, बीटा प्लस 1 बराबर आ जाएगा 27/13, यहाँ से बीटा निकाल लेना, है ना सर। और तीसरा गामा -5/4, ये -9/13 जब करेंगे तो गामा -5 आ जाएगा 36/13, यहाँ से आप गामा निकाल लेना, अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू लिखें आप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17/13, दूसरा वाला 14/13, तीसरा वाला 65 - 36 करके देखो, 29/13, सही आ रहा है। देख लो आंसर मिला लो जो भी किए होंगे आप, 17/13, 14/13 और 29/13। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं इसका भी। ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली, मतलब फिगर तो आप इसको पढ़ के तुरंत यही वाला बना लिया करो, कौन वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। एक्स एक्सिस को मान लो ए पे मिला, वाई को बी पे, जेड को सी पे। क्या लिखा है पढ़ते हैं, ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है,
सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ए को क्या मानते हैं, A00, बी को मानते हैं 0B0, सी को मानते हैं 00C। अगर ये इंटरसेप्ट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऐसे ही आता है भाई। अब सेंट्रॉइड दिया, सेंट्रॉइड अभी आपको बताए थे, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड A/3 B/3 C/3, तो इसी का वैल्यू इस सवाल वाला दे दिया आपको 1 - 2 5। तो A/3 1 करो, B/3 -2 करो, C/3 5 करो, यहां से ABC आ जाएगा। A आ गया 3, B आ गया -6, C आ गया 15। अब ABC का वैल्यू पुट करेंगे। प्लेन का इक्वेशन तो यही होता है, x/a + y/b + z/c। कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। ABC का वैल्यू आ चुका है, A की जगह 3 पुट करो, B की जगह -6 रख दो, C की जगह 15 रख दो, आंसर आपका आ गया, खत्म। मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, x/3 - y/6 + z/15 = 1। ये आपका आंसर। आसान है, समझ में आया कि नहीं भाई? सबको बताइए, जल्दी से बताएं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे अच्छा पता चला हमें कैसे पता चला कि इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना है? बात यह आता है कि सर आपको पता कैसे चला कि इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना है? अरे लिखा था ना, प्लेन एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे मिले, और ऐसे लिखा रहे ना तो अपने आप इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लिया कर। क्योंकि और किसी फॉर्म में अगर मानेंगे तो कोऑर्डिनेट थोड़ा खतरनाक आएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में मानेंगे तो कोऑर्डिनेट बहुत आसान, A00 0B0 00C, नहीं ना सर? इसके बाद सेंट्रॉइड आपको लिखने आता है, फिर ABC आई जाए। मेन इसमें समझना है, मानना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना, क्योंकि सवाल वाला थोड़ी लिखेगा या कहीं आपसे आके कान में कहे इसे में मानना, फॉर्म में नहीं ऐसे सवाल वाला तो ये बताएगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं, गांव देहात वाला जैसे पेपर होता था, आके टीचर लोग सब नकल करा देते, आप कान में बता देते इसका आंसर भाई ये होगा ऐसा तो होगा नहीं भाई, आपको अपने से ही सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन IIT में पूछा था। एक वेरिएबल प्लेन है जो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे है। जल्दी से क्वेश्चन नोट करके ट्राई करें। एक वेरिएबल प्लेन जो 3p डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मिला। इतना पढ़ते ही मन में तुरंत लड्डू फूटा। क्या फूटा? इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना है। इतना पढ़ा करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मिला, तुरंत x/a + y/b + z/c = 1 मान लेना प्लेन का इक्वेशन। फिर आगे जो जो कह रहा है सेंट्रॉइड पे लिखने आपको आता है। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड पूछ रहे, आंसर बताएं जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत समय देते। देखो, एक वेरिएबल प्लेन है, वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे है। तो सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन ये मान लिए, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, किसी पॉइंट का प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, ठीक है सर? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 0 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 1/, अरे देखो ना 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 0 इधर -1 आएगा, -1 का मॉड 1, अंडर रूट में 1/a² + 1/b² + 1/c²। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाए हैं। ये 3p दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर नीचे ले आओ, फिर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो तो आपको कुछ दिखेगा 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/9p²। ठीक है सर, ये बात मान लो हम लोग को दिख गया। आगे अब सोचते हैं, आगे हमें लोकस किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, जिसका लोकस निकालना होता था h, k मानते थे, लास्ट में hk की जगह xy रखते थे, ऐसे कुछ। तो यहां मान लिए कि जो सेंट्रॉइड है जिसका लोकस निकालना है वो है अल्फा बीटा गामा, ये मान लिए। और सेंट्रॉइड होता कितना है? A/3 B/3 C/3 होता है भाई, भी आपको बताए थे, A/3 B/3 C/3 होता है। तो A/3 हो गया अल्फा, मतलब A आ गया 3 अल्फा। उसी तरह B देखेंगे 3 बीटा, C आ जाएगा 3 गामा। यहां पुट कर दो सर रिलेशन, क्योंकि आपको यही पता है जो यूज कर सकते हो। तो A² आ जाएगा 9 अल्फा², 9 बीटा², 9 गामा², 9p²।
9 हो गया सर कैंसिल। लास्ट में जिसका लोकस लिखना है उसके जगह एक्स वाई जेड, तो अल्फा बीटा गामा का लोकस लिखना था, अल्फा के जगह एक्स रख दिए, बीटा के जगह वाई रख दिए, गामा के जगह जेड रख दिए, लोकस आपका आ गया गामा के जगह जेड, ये आपका लोकस 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/p² के बराबर। समझ में आया सर सबको? जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे हम लोग करते थे वही काम है, कोऑर्डिनेट में h के मानते थे, जिसका लोकस निकालना होता था, लास्ट में h के जगह x, k के जगह y, इसमें लोकस निकालना है जिसका सेंट्रोइड को, उसको अल्फा बीटा गामा माने, तो लास्ट में अल्फा के जगह x रखना है, बीटा के जगह y, गामा के जगह z, और जो भी रिलेशन बना उसमें फिर x y z रख के लोकस निकाल लेंगे हम लोग। सही से? चलो आगे बढ़ते। इक्वेशन ऑफ प्लेन, आगे अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए नोट। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड नॉर्मल टू प्लेन हैव dr abc। मतलब आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो x1 y1 z1 से पास हो, उसके नॉर्मल का dr पता है, मतलब कुछ ऐसा। ये मान लो सर एक प्लेन है, x1 y1 z1 से पास हो रहा है, और प्लेन के नॉर्मल के अलोंग वेक्टर या नॉर्मल का dr abc है। नॉर्मल का वेक्टर कहो या नॉर्मल का dr, बात वही होती है। ठीक है। अब प्लेन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पिक करते हैं x y z, जैसे हम लोग किए थे प्रूफ, फॉर्म नंबर 1 जैसे किए थे, सेम कुछ उसी तरह है। 2 पॉइंट आ गया प्लेन के ऊपर, dr आ गया, इस लाइन का dr होगा x माइनस x1, घटा के लिखते हैं y माइनस y1 z माइनस z1। तो ये लाइन प्लेन के ऊपर है, और ये दूसरा वाला जो लाइन है जो नॉर्मल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, dr के प्रोडक्ट का सम 0। तो कुछ ऐसा आएगा, ax माइनस x1 by माइनस y1, dr का प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं और कुछ नहीं, cz माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होता है प्लेन का इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं भी ऐसा फील हो कि एक प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, तुरंत प्लेन का इक्वेशन लिख दिया करो, ax माइनस, जैसे अभी आपको क्या बताया इससे पहले 2 क्वेश्चन जो किए उसमें ये बताया कि अगर कहीं लिखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x एक्सिस को a, y एक्सिस को b, z एक्सिस को c पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तुरंत प्लेन का इक्वेशन लिखो, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर 1, इंटरसेक्ट फॉर्म है। अब आगे मैं क्या बता रहा हूं, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि एक प्लेन किसी पॉइंट x1 y1 z1 से जा रहा है, तुरंत प्लेन का इक्वेशन लिख दिया करो, बाद में फिर आगे सोचेंगे जो होना होगा। ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 बराबर 0। अब अगर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, abc का, और abc निकालने के लिए कुछ न कुछ डेटा आपको दिया रहता है। ये प्रूफ कैसे किए समझ में आया? x1 y1 z1 से जा रहा था, प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिए हैं x y z, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। अब इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन होगा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन का dr लिख लिए, 2 पॉइंट पता है, dr घटा के लिखते हैं, नॉर्मल का dr पता है, 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो dr के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, सब पहले बता चुके। प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ कैसा है, कुछ कुछ ऐसा है। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप पता हो, इक्वेशन क्या लिखते थे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x। कुछ कुछ ऐसा, एक पॉइंट पता है और उसमें स्लोप पता होता था, इसमें स्लोप की जगह dr पता है नॉर्मल का। समझ गए कि नहीं बेटा? समझ गए बेटा? चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसी पे बेस्ड है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इतना, इतना पढ़े ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इतना, इक्वेशन आगे लिख लिया करो, ax माइनस x1, x1 की जगह 4, by माइनस y1 cz माइनस z1, z माइनस z1, z1 की जगह -1। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इतना लिखा था, तुरंत प्लेन का इक्वेशन लिख लिए। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, अब जो प्लेन है वो इस पॉइंट से जा रहा था, किस पॉइंट से जा रहा था, इस पॉइंट से। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट पता है आपको, ये सवाल वाला दिया है b और c। b का कोऑर्डिनेट है 1 -2 -3,
सी का कोऑर्डिनेट है 3 7 0। तो कुल मिला के आपको नॉर्मल लाइन पर 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट पता होता है तो डी आर आ जाता है भाई। नहीं, कितना 3 माइनस 1 2, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये 0 है ना, 0 3 आ जाएगा। तो ये आ गया डी आर। यहाँ ए के जगह रख दो 2, बी के जगह रख दो 9, सी के जगह रख दो 3, आ गया आंसर। यही हो गया प्लेन का इक्वेशन। सही है सर, समझ में आया? इतना पहले हम लोग पढ़े ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इतना इक्वेशन पहले लिख के बैठ गए। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन एक्स वन वाई वन जेड वन के जगह दिया है, वैल्यू भर दिए। इसके बाद फिर लिखा था, अब हमें ढूंढना क्या है? अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो ढूंढना है ए बी सी, मतलब नॉर्मल का डी आर। तो नॉर्मल का डी आर लिखने के लिए इस सवाल में क्या दिया था? नॉर्मल के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया था। ये लाइन नॉर्मल था, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना और इतने को ज्वाइन करके बनाया गया था। नॉर्मल के ऊपर ये दोनों पॉइंट है, तो नॉर्मल के ऊपर 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर पता हो तो उसका डी आर निकाल लेते हैं हम लोग घटा के, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। तो डी आर आ गया, पॉइंट पता ही था, वैसा आ गया। समझ गए सब? ये सब जानते हो सर, ये सब आपको फील आना चाहिए, कुछ रटना नहीं है। एक बार अगर आपको फील आ गया तो 3D में तो आप 100% महारथी बन जाएंगे। सही बता रहे, बस आप एक बार फील ले लीजिए घटना कैसे चल रहा है, उसके बाद तो एकदम कोई भी सवाल रहे तो आप धक्का-धक करेंगे। चलो आगे, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। अब हेडिंग डाल लो, 2 प्लेन के बीच का एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? एक बात बताओ, जैसे आप कहीं ना कहीं तो बैठे हो गए, कमरा में बैठे हो या छत पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अब मुझे तो नहीं पता कहाँ बैठे हैं, चलो मैं कमरा मान लेता हूँ बैठे, ठीक। तो जैसे कमरा में एक प्लेन है जमीन, दूसरा प्लेन है इस दीवार, ठीक सर। अगर आपसे कहे कि इस जमीन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे होगा कुछ? अच्छा, इस दीवार के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, वो भी कुछ ऐसे हुआ। दोनों लाइन के बीच का एंगल 90। अच्छा, दोनों प्लेन के बीच का एंगल 90। एक बात आप समझिए, अगर आपको किसी भी 2 प्लेन के बीच का एंगल या 2 लाइन के बीच का एंगल या कुछ भी लिखना है, एंगल का अगर बात करें, तो आपको डीआर या डीसी पता होना जरूरी है। सही है ना सर? डीआर और डीसी पता होना जरूरी लाइन का, क्योंकि डीआर और डीसी लाइन का ही होता है। तो प्लेन के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो प्लेन के बीच का एंगल वही होता है जो प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। जैसे आपको अभी दिखा रहे थे, 2 प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, 2 प्लेन अगर 60 डिग्री पे है तो उसका नॉर्मल भी 60 डिग्री पे है। सही सर? तो एक बात आप नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन एनी 2 प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जैसे एक लोग विकास लिख भी रहे, नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच में होगा। एकदम करेक्ट बात लिख लो, एंगल बिटवीन एनी 2 प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो अगर प्लेन का इक्वेशन आपको दे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 बराबर 0, ये दोनों प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो उसके नॉर्मल के बीच का हो। और नॉर्मल का डीआर आपको पहले आज शुरू किए हैं क्लास, फिर भी बताए थे कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही नॉर्मल का डीआर होता है। तो इसके नॉर्मल का डीआर ये किसके प्रोपोर्शनल है? a1 b1 c1, अरे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। उसी तरह इसके नॉर्मल का डीआर ये प्रोपोर्शनल है a2 b2 c2। अब सर दोनों नॉर्मल का डीआर आ गया तो एंगल आ ही जाएगा। दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल cos थीटा, याद ही होगा फॉर्मूला cos थीटा a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2
मॉड ए करेंगे तो अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मॉड बी करेंगे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है सर दो प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा। तो ऐसे निकालना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अंडर रूट। सही सर। अब बात करते हैं अगर दोनों प्लेन कभी परपेंडिकुलर हो जाए। पहला पॉइंट, इफ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा। दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90, cos 90 0, नीचे वाला आइटम उधर गया 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन होता है दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने का। आपको ध्यान कैसे रखना है, ऐसे ध्यान रखना है a1 a2 मतलब x x के कोफिशिएंट, y y कोफिशिएंट, z z के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम अगर 0 हो तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होते। दूसरा बात, ये पूरा बात वही लिख लेना, इफ बोथ प्लेन आर, अब यहां आगे लिखना पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, अगर दोनों प्लेन पैरेलल, तो दो प्लेन पैरेलल, जैसे ये देखो ये दीवाल, ये दीवाल, ये दीवाल, ये दोनों पैरेलल है आपस में, सामने आमने सामने, तो इसका जो नॉर्मल होगा और इसका जो नॉर्मल होगा वो भी पैरेलल होगा। तो दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उसके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, और नॉर्मल पैरेलल मतलब दो लाइन पैरेलल होने का कंडीशन आपको बताया था, डी आर का रेशियो बराबर। तो दो प्लेन अगर पैरेलल होते हैं तो डी आर का रेशियो बराबर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। सही सर, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे कुछ आता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 अगर बराबर आता है तो पैरेलल होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू d1 बाई d2 होना चाहिए। अब कोई कैसा रहेगा, चारों बराबर आ जाए तब, मतलब अगर ऐसा आ जाए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 d1 बाई d2, अगर चारों बराबर आ जाए तो इस केस में फिर दोनों प्लेन जो होते हैं वो ओवरलैप्ड कर जाते हैं, बोथ प्लेन्स ओवरलैप्ड। दोनों प्लेन फिर ओवरलैप्ड, या ऐसा कर सकते हो दोनों प्लेन सेम हो जाएगा। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में नहीं करते थे, स्ट्रेट लाइन में याद होगा कोऑर्डिनेट में दो स्ट्रेट लाइन सेम होने का कंडीशन, x x के कोफिशिएंट, y y के कोफिशिएंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, सबका रेशियो बराबर हो जाता। सेम वही बात, दो प्लेन अगर कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, ओवरलैप्ड कर जाएंगे तो फिर सारे रेशियो बराबर, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 बराबर d1 बाई d2। सही सर, ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया, यहां तक नोट कर लिए, जल्दी से बताएं। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखो जैसे ये प्लेन है और एक लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है। लाइन के इक्वेशन आपको दिया है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 अपॉन c1। और प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, मान लो a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर। ठीक है, ये लाइन है, ये प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है, मतलब ये एंगल थीटा आपको बताना। ठीक, हम लोग को एंगल बताने किसका आता है, लाइन के बीच का एंगल बताने आता है। तो हम लोग सोचते हैं लाइन, तो ये बताओ यार, प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, नॉर्मल जो होगा, ये मान लो नॉर्मल है, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल का डी आर आपको पता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना, a2 b2 c2, यहां देखो a2 b2 c2। अब बताना, ये जो नॉर्मल है और ये जो लाइन है, ये आपस में कितने डिग्री बनाएंगे, ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल सर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही ना सर, ध्यान से देखिए, देखो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा था, ये लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल और ये लाइन, नॉर्मल और ये लाइन आपस में कितने एंगल बनाएंगे, 90 माइनस थीटा बनाएंगे। ये थीटा पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये लाइन का डी आर हमें पता है, इस लाइन का डी आर पता है, और दोनों लाइन के बीच का एंगल भी पता है 90 माइनस थीटा, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, वो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा। तो a डॉट बी करेंगे तो आएगा वही a1
A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। नीचे आएगा अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है सर। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सब जानते हैं। तो एक चीज समझे आप, सेम फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे cos थीटा था वहां आ गया sin थीटा, जहां पे cos थीटा था वहां क्या आ गया, sin थीटा आ गया। तो कभी आपको लाइन और प्लेन के बीच के एंगल निकालना हो तो फार्मूला में sin थीटा होता है, याद रखिएगा, गलती हो जाता है लोगों से, cos थीटा नहीं sin थीटा होता है। sin थीटा वही होगा जैसे नॉर्मल का dr और लाइन का dr, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, नीचे अंडर रूट में सब जानते ही हैं, लेकिन फार्मूला में बस cos के जगह sin हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात, अब पहला पॉइंट आप लिख दीजिए, इफ प्लेन एंड लाइन, प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लो उसका कंडीशन क्या होगा, प्लेन और लाइन अगर पैरेलल हो, प्लेन और लाइन अगर पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा सर, थीटा होगा 0 और साइन 0 0, तो इधर वाला पूरा 0, तो ये कंडीशन आ जाएगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0। पिछले केस में परपेंडिकुलर होने का ये कंडीशन था, अभी पैरेलल होने का कंडीशन है। देखो ऐसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 होगा तो प्लेन और लाइन पैरेलल होंगे। अब कोई कहे प्लेन, और यहां लिख देते हैं ए प्लेन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा पॉइंट इधर लिख लेना आप, अगर प्लेन और लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है प्लेन और लाइन, तो यहां 1 मत कर देना, यहां 1 मत कर देना कि 90 है तो साइन 91 नहीं, उसका दूसरा कंडीशन होगा। सोचो जैसे ये प्लेन है हाथ और ये लाइन है, दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, ठीक, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मान लो प्लेन का नॉर्मल है, ये लाइन था, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। प्लेन का जो नॉर्मल है और जो लाइन है आपस में पैरेलल, तो दो लाइन पैरेलल, डी आर का रेशियो बराबर, तो ये परपेंडिकुलर होने में कंडीशन लगाएंगे आप, डी आर का रेशियो बराबर। यहाँ a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अगर तीनों आपस में बराबर है तो प्लेन और लाइन क्या होते हैं, पैरेलल, हाँ परपेंडिकुलर होते हैं। पैरेलल में तो dr का प्रोडक्ट 0 होता है, dr के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। समझ गए कि नहीं, फिर से बताएं, ये प्लेन है ये लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल और ये आपस में पैरेलल, dr का रेशियो बराबर। एक केस और होता है, एक केस और, अभी हम लोग 2 केस पढ़े, एक केस और समझ लो। देखो पहला केस पढ़े कि प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल हो, ऐसे पढ़े थे, प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, डीआर के प्रोडक्ट का सम 0। दूसरा केस पढ़े प्लेन और लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो डीआर का रेशियो बराबर। तीसरा एक केस और हो सकता है, जैसे इस समय देखो पैरेलल है, प्लेन और लाइन पैरेलल है, अब मैं कह रहा हूं प्लेन के ऊपर ही लाइन आ जाए, ऐसे लाइन प्लेन के ऊपर ही आ जाए, ऐसे लाइन अगर प्लेन के ऊपर आ गया, लाइन अगर प्लेन के ऊपर आ गया तो वो कब आएगा, लाइन प्लेन के ऊपर, देखो ये लाइन है, लाइन प्लेन के ऊपर कब आएगा, पहला केस तो पैरेलल होना चाहिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्लेन लाइन को कंटेन करे। जैसे मान लो, छोड़ो ये बोर्ड है, बोर्ड, जैसे बोर्ड देखो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, पहला तो ये दिख रहा है कि dr का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कैसे दिख रहा है, अरे ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, मतलब dr का प्रोडक्ट 0। और दूसरा dr का प्रोडक्ट 0 से तो पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन हमें कंटेन कराना है तो सिर्फ dr का प्रोडक्ट 0 से काम नहीं चलेगा, एक केस और होना चाहिए। तो दूसरा केस क्या होगा जानते हो, लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है अगर प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये लाइन है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आप बनाओगे तो बोर्ड पे नहीं आ रहा है ये पॉइंट बोर्ड पे नहीं आ रहा है, तो लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो बोर्ड के ऊपर भी आ जाएगा। तो 2 कंडीशन आप लगाना। तीसरा केस यहां मैं लिख रहा हूं, इफ प्लेन कंटेन द लाइन,
इफ प्लेन कंटेन द लाइन, अगर प्लेन लाइन को कंटेन करे, मतलब ये वाला प्लेन इस लाइन को कंटेन करे, तो उसके लिए दो कंडीशन लगाना होता है। पहला कंडीशन डी आर का प्रोडक्ट 0 होना जरूरी है, तब A1 A2 B1 B2 C1 C2 होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेंगे। लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, देखो लाइन के ऊपर पॉइंट है x1 y1 z1, ये प्लेन के ऊपर मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x1 y1 z1 को प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, तो क्या आएगा A2 x1, ये पॉइंट रख रहे हैं देखो, A2 x1 B2 y1 C2 z1 प्लस D2 बराबर 0। दोनों केस होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आंसर। समझ गए दोनों कि नहीं भाई, बताइए भाई। तीसरा केस समझ में आया? अगर कोई लाइन, ये 2-3 बार इस पे सवाल पूछ चुका है जेईई मेंस में, कि एक प्लेन किसी लाइन को कंटेन कर रहा है, कंटेन करने का मतलब उसके ऊपर आ जाए, तो उसका कंडीशन क्या होगा? तो पहला कंडीशन आप लगाएंगे डी आर का प्रोडक्ट 0, डी आर के प्रोडक्ट का सम 0। मतलब कैसा 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 कैसा, एक लाइन और आपको बना के दिखाते हैं, ऐसे समझ लो यार। एक लाइन जो प्लेन के नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर ही है भाई। तो डी आर के प्रोडक्ट का सम 0, पहला कंडीशन। सिर्फ उससे काम लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि पैरेलल रहता है तब भी डी आर का प्रोडक्ट 0 होता है। कंटेन देखो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कंटेन कराना है, तो लाइन के ऊपर वाला जो पॉइंट है प्लेन में सेटिस्फाई भी करा दो। पैरेलल रहेगा कभी जीवन में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब जब दोनों कंडीशन हो जाएगा तो फिर लाइन प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। समझ गए? ये तीनों बात आपको समझ में आना चाहिए, तीनों पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 देख लो अच्छे से। क्लियर सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन देखो मेंस में आया था, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये भी आया था। अब दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, इसको आप ट्राई करेंगे। होमवर्क नंबर 1 अपने से ट्राई कर लीजिएगा, आंसर जल्दी से बताएंगे। वही कुल मिला के है, एक लाइन और एक प्लेन है, इसके बीच का एंगल कुल मिला के आपको निकालना है। एंगल दिया है, लैम्डा निकालना है, मतलब एंगल आप निकाल लेंगे तो लैम्डा निकाल ही लेंगे। करके देखिएगा, होमवर्क नंबर 1। चलो नेक्स्ट, ये तो आपको कंडीशन बताई दी है, एक प्लेन लाइन को कंटेन करे। इस पे एक सवाल कर लेना अपने से। होमवर्क नंबर 2, ये 2014 में जेईई मेंस में आया था। कुल मिलाकर वही है, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, लाइन प्लेन के ऊपर है, मतलब प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है। तो वही दो कंडीशन लगाना होता है, डी आर का प्रोडक्ट 0, पॉइंट जो लाइन के ऊपर है प्लेन में सेटिस्फाई। दो इक्वेशन बनेगा, दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन में आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।